आपने बुलाया पापा? हाँ बेटे। बेटे, सुमन और आशुतोष ने एक प्रैक्टिकल बात सोची है और यही बात कहने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। हाँ वीरेंद्र, प्लीज तुम हमारी बात सुनोगे भी और समझने की कोशिश भी करोगे। क्या बात है पापा? बेटे, जिंदगी बहुत लंबी होती है और ये अकेले नहीं कटती है, और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि तुम दोबारा अपना घर बसाओ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ वीरेंद्र, तुम ये समझ लो कि मेरी भी यही इच्छा है। आशुतोष, क्या बातें कर रहे हो तुम? पापा आप भी। बेटे, नेहा को केवल क्या तुम ही मिस कर रहे हो? क्या वो हमें याद नहीं आ रही? लेकिन बेटे, वो बहुत दूर जा चुकी है और तुम्हारे सामने एक लंबा सफर है। नहीं पापा। वीरेंद्र भैया, बड़े पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी, आप लोग जो भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। पापा पापा आप ही बताइए कि नेहा की जगह कोई और कैसे ले सकता है? हाँ वीरेंद्र, नेहा की कोई और जगह ले ही नहीं सकता है, लेकिन नेहा की जगह मेरी एक और बहन ले सकती है। हाँ वीरेंद्र, सुमन भाभी ने मुझे मेघा के बारे में सब कुछ बता दिया और नेहा ने भी कई बार जिक्र किया था उसका। तुम तो जानते हो वीरेंद्र कि नेहा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया करती थी। आशुतोष, तब बात दूसरी थी, अब हालात बदल चुके हैं। बेटे, हालात जरूर बदल गए हैं और इसीलिए आशुतोष की मर्जी से ये बात सोची है। बेटे, हम लोग कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहते, लेकिन इस पर तुम जरूर विचार करो। नमस्कार अमित बाबू। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए। कैसे हैं आप? बैठने के लिए नहीं कहोगे अमित बाबू? हाँ, बैठ गए। अपने ही ऑफिस है। कहिए, कैसे आना हुआ? आना यूं हुआ अमित बाबू कि हम ठहरे पॉलिटिशियन, हमारे एक एक काम पर ऑपोजिशन की नजर रहती है कि चित्रसेन कहाँ बैठे, कहाँ उठे, किससे मिले, क्यों मिले, क्या खाया, क्या पिया। बड़ी परेशानी है अमित बाबू। नेताजी, आप तो बड़े आदमी हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो जाहिर है कि आपकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी होंगी। वही तो, कितनी जल्दी समझ गए आप। पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में यही तो फर्क है। आप कुछ कह रहे थे? वही तो, हमारी एक छोटी सी परेशानी है अमित बाबू, आपको दूर करनी पड़ेगी, वो भी फौरन। आप हुक्म तो कीजिए सर। अमित बाबू, आपकी बिल्डिंग में हमारे जो 3-4 फ्लैट है ना, वो कैंसिल कर दीजिए और हमारा पैसा हमें वापस कर दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक तो आप कर रहे हैं अमित बाबू। सोमानीस के नाम से फ्लैट आपने बेच दिए और बिल्डिंग में नाम निकला साहब जी का। देखिए, अब आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा अमित बाबू, लेकिन ऑपोजिशन वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। अब अंडरवर्ल्ड के साथ हमारा नाम नहीं जुड़ा था, वो आप जोड़ देंगे। हमारी बहस तो आपने पानी में उतार दी। नेताजी, ये बात गलत है। हमारे बिल्डिंग में साहब जी का पैसा। गलत और सही क्या हमें मत सिखाइए अमित बाबू। हमारे 2 लड़के बिल्डिंग लाइन में हैं और कहां क्या करना पड़ता है हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपकी तरह इतना कच्चा काम? ओहो, अरे बच्चा बच्चा जानता है कि आपकी बिल्डिंग में किसका पैसा लगा है, और आपकी बात मानकर हम हमारा करियर दांव पर नहीं लगा सकते। देखिए अमित बाबू, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शहर की, समाज की, देश की। भैया, हमें हमारी जिम्मेदारियां निभाने दीजिए।
और 2-3 करोड़ रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा पैसा वापस कर दीजिए। देखिए नेताजी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। इस वक्त 2-3 करोड़ रुपए भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। और हमारी इज्जत, वो आपको छोटी लगती है? अरे अमित बाबू, ये तो हमारी शराफत है कि हम मामला चुपचाप सुलझा रहे हैं, हल्ला नहीं मचा रहे हैं। अरे आप है कि 3 करोड़ को रो रहे हैं? देखिए अमित बाबू, रकम बड़ी हो या छोटी, लौटानी पड़ेगी ही आपको। मैं फिर आऊंगा और तब खाली हाथ नहीं जाऊंगा। चलता हूं। एक बात और अमित बाबू, सीधे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब राजनीति में उल्टे काम आदमी मजबूरी में करता है, और आप हमें मजबूर मत कीजिएगा। सीधे आदमी है, सीधे बनकर ही रहिएगा। चलता। भगवान आपका भला करे। नमस्कार। हेलो सुमन, मैं अमित बोल रहा हूँ। अब मैं क्या कहूँ अमित, चित्रसेन जी की मांगे बिल्कुल नाजायज है। उन्होंने हमारी बिल्डिंग में फ्लैट्स बुक किए थे। बात तो उनके फ्लैट्स के पोजेशन की थी। ये पैसे लौटाने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। Anyways, उन्हें इतना लाइटली भी तो नहीं लिया जा सकता। वो इतने बड़े नेता जो ठहरे। कुछ सोचते हैं अमित, तुम घर तो आ जाओ। ये गंदी आदतें कब छोड़ोगी तुम प्रांजल? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी गंदी आदत? मैंने क्या किया? बहुत खूब। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। सुधर जाओ प्रांजल, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। कहीं ऐसा ना कि जब तुम सुधरने के बारे में सोचो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सुरेन, तुम भी ना आजकल छोटी छोटी बातों में सीरियस हो जाते हो। खैर छोड़ो, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? एनीवे, मैंने सुना है कि वीरेन की प्रेमिका इस घर में आ रही है। मैं मेघा की बात कर रही हूँ। वैसे खुलेआम तो मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही हैं। वैसे सुरेन, तुमने भी मेघा के बारे में तो कुछ सोचा होगा ना? I mean, अब वो इस घर में आ रही है तो कोई छोटी बात तो होगी नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह है प्रांजल कि मेघा के साथ साथ एक बच्चा भी इस घर में आ रहा है। मैं भी किस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं? एक पत्थर से फूल के बारे में बात कर रहा हूं। मेरी गलती। और वैसे भी तुम क्या जानो कि एक बच्चे का एक घर में क्या वजूद होता है? प्रांजल, पता है, जब कोई बच्चा एक परिवार में आ जाता है ना, तो उस पूरे घर परिवार का माहौल ही बदल जाता है। चारों तरफ हंसी किलकारियों की आवाजें आती हैं, और उस घर का हर एक मेंबर, हर एक इंसान उस बच्चे में इतना बिजी हो जाता है कि उसके बाद फिर इस तरह से किसी और की बातें, छुप छुप कर बातें सुनने का समय नहीं मिलता। समझ गए ना तुम? लेक्चर देना कोई इनसे सीखे। बकुल, ये क्या है? एडवोकेट का नोटिस है। क्या हुआ बकुल? उर्मिला पागल हो गई है। क्यों? क्या लिखा है नोटिस में? खुद पढ़ लो। पढ़ो। What nonsense!
1 करोड़ का हर्जाना, वो भी इस रोशन के बच्चे के लिए। हाँ, उसकी हिमाकत तो देखो, उसे ऐसे लग रहा है हम उसे 1 करोड़ रुपए दे देंगे। लाओ, फाड़ दो ये नोटिस को। नहीं वकील प्लीज, ये नोटिस हमें हाईकोर्ट के वकील ने भेजा है, हम इसे नहीं फाड़ सकते। तो उसे 1 करोड़ रुपए दे दो, अगर तुम्हारे पास है तो। रिलैक्स बकुल, उर्मिला पागल हुई है, हम नहीं। वो क्या समझती है, वकील सिर्फ उसी के पास है, हमारे पास नहीं। मैं अभी हमारे वकील को फोन करती हूँ। दादा बेटे, अच्छा मेरे बच्चे, कितना अच्छा लगता है। आप कैसी हो बेटी? ठीक हूँ, मैं ठीक। कुछ लेंगे आप? नहीं बेटी, बेटी सुमन ने तुमसे जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। ये 3-3 जिंदगियों का सवाल है, और इस मोड़ पर अगर हम सवालों और जवाबों में उलझे रह गए तो किसी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, न तुम्हारे साथ और ना ही इस मासूम के साथ। बस ये समझ लो बेटी कि एक मजबूर दादा अपने पोते के पास आया है इस विश्वास के साथ कि तुम दोनों को अपना कर सबको बहुत खुशी मिलेगी, और इस मासूम को अपना अधिकार। इनकार मत करना बेटी, मैं बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आया हूं।
बिल्कुल ठीक सोचा सुनी। इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं कट सकते। अरे वीरेंद्र की दूसरी शादी होनी चाहिए। हाँ मम्मी जी, मुझे नहीं लगता इस बात पर किसी को भी एतराज होगा। ऐतराज क्यों भाभी? जब नेहा भाभी के भाई आशुतोष खुद ये सोचते हैं तो बाकी लोगों को भी सोचने में क्या हर्ज है? हाँ निधि, आशुतोष है अच्छा लड़का। देखो ना, अमेरिका से आया है लेकिन वहां वाली कोई बात नहीं। कितना घुल मिल गया है सबसे। चाची जी, आशुतोष अच्छे नहीं, आशुतोष तो बहुत अच्छे हैं। उनकी सोच, बात करने का तरीका, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, आजकल ऐसी बातें कहाँ मिलती है। निधि, तूने आशुतोष से बात की थी क्या? हाँ, 5 मिनट। लेकिन किसी भी इंसान की अच्छाई को पहचानने के लिए 5 मिनट काफी होते हैं, है ना? देखा मम्मी जी, हमारी निधि ने आशुतोष से पूरे 5 मिनट तक बात की। हाँ, और हमसे भी ज्यादा उसे समझने लगी है। अरे, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, तारीफें तो तुम किए जा रहे हो आशुतोष की। उसकी सोच, उसके बात करने का तरीका, ये सब आजकल की जनरेशन में कहाँ मिलता है ना मम्मी जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज भाभी, आप कैसे बातें कर रही हैं? निधि, सुन आप, बता ना और क्या क्या बातें हुई। अरे भाभी, कुछ नहीं। शर्मा मत बता। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आशुतोष एक्चुअली कुछ नहीं निधि। भाभी, पापा की गाड़ी आ गई। क्या रहा? बड़े पापा, क्या हुआ बड़े पापा? बेटी, एक मजबूर माँ ने एक मजबूर दादा की बात मान ली है। मुबारक हो भैया।